तकरीबन 38 साल पहले मुरादाबाद का वो हिस्सा जो संभल का आज बन चुका है, उस क्षेत्र के एडीएम हुआ करते थे, बल्कि पूरे मुरादाबाद के एडीएम सिटी हुआ करते थे राजीव कुमार सिंह, आरके सिंह। संभल इस समय आग के ढेर पर बैठा हुआ है। 1986 में यहाँ पर एडीएम हुआ करते थे आरके सिंह। उनके खुद अनुभव होंगे, जहाँ बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था संभल में। कैसा हुआ था संभल का वो दंगा, राजीव जी? उस वर्ष एक ऐसी अफवाह पूरे उत्तर प्रदेश में फैली थी कि शिवरात्रि के दिन कुछ साधु आएंगे और संभल की मस्जिद में जल चढ़ाएंगे और उसी दिन शिवजी प्रकट होंगे। अच्छा। और ये मस्जिद मंदिर में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा। इसके अफवाह के फैलने के बाद जब ये हरिद्वार से बनारस तक और प्रयाग तक ये अफवाह फैलने लगी तो हर जगह ये हुआ कि शिवरात्रि को शिवजी प्रकट होंगे। तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और ये हमारे जिलाधिकारी को और प्रशासन को कहा कि किसी भी तरीके से इसमें आप संभल में शांति व्यवस्था न बिगड़ने पाए, ये प्रयास करिए। हम लोगों ने शासन से एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी और उन्होंने दी। जिस दिन शिवरात्रि थी उसके 1-2 दिन पहले से हम लोगों ने तैयारी की इस चीज की। पूरा इंटेलिजेंस गैदर किया गया और वहां पर जाकर 2-3 दिन तक लगातार हम लोगों ने व्यूह रचना की। और उस समय इतने साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था और भी चीजें नहीं थी, गाड़ियां भी कम थी। लेकिन हमने जिलाधिकारी से अनुरोध करके वहां पर 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए एसडीएम रैंक के और उनके साथ सीओ, और 6 हिस्सों में संभल को बांट दिया। और ये तय किया गया कि ये लोग जिस वक्त भी घटना की सूचना होगी तुरंत अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी पहले उस समय संभल में केवल एक एसडीएम हुआ करता था। एक एसडीएम। आपने एक साथ 6 हमने 6 मजिस्ट्रेट हम ले गए। हाँ। और उनको एसडीएम तो रहा ही। हाँ। लेकिन उनके 6 जगह सेक्टर बांट के वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने एसडीएम को तैनात कर दिया और उनको ये हिदायत दे दी कि घटना की कोई भी सूचना हो आप इस सेक्टर में पहुंच जाइए। उनकी गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगवा दिया गया, उनके साथ फोर्स तैनात कर दी गई जो फोर्स उनके साथ रहनी थी। और उनको ये मैंने हिदायत दी कि आप अपने क्षेत्र में जाकर लगातार उन गलियों में, पतली गलियां पतली सड़कें हैं संभल की, राउंड लीजिए। आपके पीछे 2-3 गाड़ियां रहेंगी। तो इस तरीके से 3-4 गाड़ियां एक साथ जब उस छोटे से क्षेत्र में घूमेंगी और 6 क्षेत्रों में इस तरीके की गाड़ियां लगातार घूमेंगी तो पब्लिक को थोड़ी सी दहशत होगी। और आप लाउड स्पीकर पे अनाउंस करेंगे कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी आदमी सड़क पर न आए, कोई भी खिड़की से न जाके खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, सड़क पर मत आइए वरना गोली मार दी जाएगी। जबकि कर्फ्यू नहीं नहीं लागू आपके डराने के लिए। यस, ये प्रिकॉशन कि आप ये करेंगे। और शिवरात्रि के दिन हम लोग सुबह से ही बड़े ही चिंतित रहे और पूरे क्षेत्र में घूमते फिरते रहे। पूरा दिन गुजर गया। उसमें मैंने पूरी राइट ड्रिल के साथ अपने डाक बंगले में टेलीफोन का कनेक्शन और जो भी चीजें हो सकती थी वो सब करवा दी थी कि यहाँ पर हमें शायद दंगा फेस करना पड़े। जब रात को खाना खा रहे थे, एक खाना खाने के बाद चलो अब छुट्टी हुई, निकल गया दिन। उसी वक्त एक खबर आई कि संभल कोतवाली के पास एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक को गोली मार दी। अच्छा। तो हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में खाना छोड़ के भागे और भाग के पूरा वही ड्रिल शुरू कर दी। कोतवाली पहुंचे, हमारे विपिन शर्मा आईपीएस जो थे वो हमारे एसपी रूरल थे, हम और वो मिलके फोर्स को बाहर निकाला और पूरा शहर को हम लोगों ने इतना दहशत में डाल दिया कि वो रात हमारी निकल गई। वो मौत हुई थी? हाँ, मत दिया था। वो रात निकल गई और उस रात में हम लोग 11-12 बजे तक राउंड लेते रहे और पूरे संभल को हमने अंदर कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि शहर बाहर आए। पहली स्ट्रेटजी तो ये थी। उसके बाद जब 12 बजे के बाद हम लोग डाक बंगले में बैठे तब मैंने सोचा कि अब सुबह क्या होगा, सुबह कैसे रोकेंगे, तो संभल बेहद खतरनाक शहर है। तो मैंने बेहद कम्युनली इट इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी डेंजरस सिटी। छोटा सा शहर है लेकिन संभल बहुत कम्युनल है। उदाहरण बताइए कैसे? जैसे मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम आबादी है, अमरोहा में हिंदू मुस्लिम आबादी है, संभल में हिंदू मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद में कभी कभी दंगा होता है, कभी कभी टेंशन होता है। अमरोहा में आज तक कोई टेंशन नहीं हुआ, वहां की आबादी की बात है। और संभल में हमेशा टेंशन होता है।
3 कस्बे जो हैं, 3 शहर, उन तीनों का नेचर अलग है। संभल हम जानते हैं वो जलेगा, नहीं बचेगा। अमरोहा कभी नहीं जलता, इतना मतलब सभ्य शहर है वो अमरोहा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क थे विधायक, तो मैंने कहा बर्क को फोन मिलाओ। रात के 12 बजे थे। मैंने बर्क को फोन किया, मैंने कहा बर्क साहब मैं आपके शहर में हूं और मेरी कोशिश है कि यहां दंगा ना हो, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। तो उन्होंने कहा एडीएम साहब क्या सहयोग मैं कर सकता हूं, मैं तो हमेशा करता हूं सहयोग प्रशासन से। मैंने कहा इस बार का सहयोग थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, अलग किस्म का है। लेकिन अलग किस्म का है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप उस लड़के को हमें सौंप दें जिसने गोली मारी है। अच्छा, उस लड़के को हमें सौंप दीजिए तो शायद हम संभल को बचा लेंगे। तो बर्क साहब ने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं कैसे उनसे कह सकता हूं कि वो जेल चले जाए, मैं कैसे कह सकता हूं, मुझे तो वोट लेने, मैं तो वोट लेता है वाला आदमी हूं, मैं कैसे कह दूं। मैंने कहा बर्क साहब आपका शहर है, मेरा तो है नहीं, आप चाहो तो आग से बचा लो, चाहो तो ना बचाओ, लेकिन मैंने आपसे अपनी बात कह दिया। मुझे जवाब दिए सोच के। आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि मैंने उस लड़के के परिवार वालों से बात की है और फिर उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाओ। मैं वहीं गया, वहाँ बैठा हूँ और काफ़ी देर से इनको समझा रहा हूँ। तब लड़के की माँ इस बात पे राजी हुई है कि वो आ जाए, हमारे बेटे को ले जाए, जो एक कह रहे हैं कि बेटे को सुपुर्द कर दो। एडीएम साहब आए, बेटे को ले जाए, लेकिन उनके साथ कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस नहीं होनी चाहिए। मैं अपने बेटे के हाथ उनके हाथ में दे दूंगी। अब हम भी पशोपेश में बाल बच्चों वाले आदमी, क्योंकि उसी मुरादाबाद में 1980 में एक एडीएम को काट डाला था लोगों ने ईद के दिन। तो मैंने विपिन शर्मा जो हमारे आईपीएस मित्र थे, एसपी देहात, उनसे सलाह की। मैंने कहा विपिन है हिम्मत? बोले आप जहाँ कहो वहाँ चल दें। चलो चलते। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो विधायक जी, मैं आऊँगा, एसपी देहात आएंगे, हम 2 लोग आएंगे, उनकी गाड़ी में आएंगे, हमारे पास कोई असलहा नहीं होगा, केवल उनका ड्राइवर होगा जिसके पास भी असलहा नहीं होगा, और हम अपने साथ ले जाएंगे। बोले आइए। 1:30 बजे रात को मैं उनके चबूतरे पे गया, 500 आदमी बैठे हुए थे, और जाके चारपाई पे हम बैठे, 2 लोग, और उनके पास एक फिएट स्टेशन वैगन थी, उसी में गए थे। और वो लड़के की माँ आई और उसने लड़के का हाथ मेरे हाथ में दिया। एडीएम साहब आपको सौंप रहे हो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई नहीं होगा, एनकाउंटर तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ हम ले जा रहे हैं, जेल जाएगा सीधा, हम वायदा करके ले जा रहे हैं। तो मैं उसको अपनी गाड़ी में, ड्राइवर्स का अपने पास बिठा लो, ले चलो। मैं आया कोतवाली, वहाँ एक मैनाठेर थाना है, वहाँ का इंस्पेक्टर एसओ था। एसओ मैंने कहा, मुरादाबाद के रास्ते में पड़ता मैनाठेर थाना। मैंने कहा एसओ इसको ले जाओ मैनाठेर थाने में, अपने हवालात में बंद कर दो, और सुबह सीधे इसको अदालत ले जाना और इसको अदालत में पेश कर देना और सीधा जेल जाएगा। तो वो घटना जो हुई, तो सुबह जब लोग जगे तो उनको पता चल गया कि वो लड़का अरेस्ट हो गया जिसने गोली चलाई थी। तो थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, और उसके बाद फिर बढ़ा, आगे फिर बढ़ा। जैसे कि आप जानते हैं टेंशन फैलाने वाले भी होते हैं और सब तरीके के लोग होते हैं। तो बड़ा टेंशन चलता रहा। फिर कभी एक मर गया, कभी किसी को चाकू लग गया, कभी कहीं हो गया, ऐसी वारदातें चलती रही। उसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई कि वकीलों ने जुलूस निकाल दिया वहां की, और हमारे एसडीएम को लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा वो कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर भेद चला दिया, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया। हाँ, तो फिर इसकी खबर लखनऊ तक पहुंची। शाम को हमारे कमिश्नर सरदार मोहिंदर सिंह जी थे, बहुत ही उम्दा इंसान थे, सीनियर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया यार के आ जाओ, बात करनी। मैं गया फ़ोन पे, तो फ़ोन पे उन्होंने बात की और कहा कि एसडीएम को सस्पेंड कर रहे हैं।
तो मैंने कहा किस जुर्म में सस्पेंड कर रहे हैं? जो आदमी 24 घंटे लगा हुआ है यहाँ पर और मेहनत कर रहा है, एक सुवर्धन था एसडीएम, क्या क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? बोले नहीं उसने वकीलों पे डंडा चलाया है और ये मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है। मैंने कहा साहब, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आप लोगों ने भेजा है और मेरे ऊपर भरोसा किया है। यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरे ही निर्देश पर हो रहा है और अभी भी हमने संभल को आग से बचा रखा है। कितने दिन आप रहे संभल में? और मैं संभल में 14 दिन रहा। सुबह गया था और रात को लौटना था, लेकिन 14 दिन बाद मैं अपने 30 किलोमीटर दूर घर लौट पाया, तब संभल को बचा पाया। तो मैंने कहा देखिए, यहाँ जो हो रहा है मेरे आदेश से, प्रशासन मेरे आदेश से चल रहा है। अगर एसडीएम सस्पेंड करेंगे तो ये मेरे लिए अंतरात्मा मेरी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप मेरा नाम भी दे दीजिए। अगर सस्पेंशन ऑर्डर आता है तो 2 आएंगे, उसका भी आएगा, मेरा भी आएगा, वरना फिर आप पुनर्विचार करिए। क्योंकि आपने आपके उस आदमी ने आपके आदेश पर, मेरे आदेश पर, मेरे जो भी यहाँ काम हो रहा है, जो अधिकारी हैं, जो फोर्स है, मेरे आदेश पे काम कर रही है, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप एक पुर्जे को तोड़ेंगे तो मैं बैठा रहूँ, ये उचित नहीं है। आई शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। फिर 1 घंटे बाद उनका फोन आया कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और सस्पेंशन एसडीएम को नहीं हटाएंगे। तो 14 दिन बाद हम वापस आए हैं संभल से। इतना खतरनाक शहर है। अच्छा, इसको संभल के दंगों को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी कम्युनल सिटी, वेरी कम्युनल। प्रशासन का ही नजरिया बदलना होगा। जैसी भी स्थिति हो, ये तो वर्तमान स्थिति और उस वक्त स्थिति में फर्क है, लेकिन मेरा जो अनुभव संभल के बारे में है वो ये है कि संभल को मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ये जो ताजा घटना हुई है उसको किस तरह देखते हैं? मैं अब तो किसी भी तरीके से नहीं देखता हूँ किसी भी घटना को, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत दूर अपने को कर चुका हूँ। मैं बिल्कुल आश्रम की जिंदगी जीता हूँ और किसी घटना पे विचार नहीं करता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता। लेकिन जो आपने प्रदर्शन किया ब्यूरोक्रेसी के इस व्यवहार का, क्या सामान्य तौर पे ये व्यवहार अब ब्यूरोक्रेसी में है? शायद नहीं। शायद मतलब दिखाई नहीं पड़ता, कहीं नहीं दिखता, मतलब नहीं ही है। किताबों में कहीं देखा होगा, ये अपने अनुभव में देखा होगा। तो ये हैं राजीव कुमार सिंह, आर.के. सिंह, संभल में और एक मुरादाबाद में जो भयानक तनाव का दौर था, उस पूरे दौरान उन्होंने जिस तरीके से शिद्दत के साथ पूरा हल खोजा उसका, जिस तरह जूझे, ये एक अनुकरणीय है। और दुख की बात है कि अब ऐसी ब्यूरोक्रेसी में राजीव जैसे लोग नहीं हैं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोरेन को इजाजत दीजिए।